स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा पिंपलगांवकर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट नागार्जुन पीजी कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर से आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर आप लोगों को लेक्चर देने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वह नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझने के लिए हमने जो आज कंटेंट रखे हैं उसमें आता है नाइट्रोजन इंट्रोडक्शन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और फिर हम देखेंगे एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में लेग्यूमिनस प्लांट और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के द्वारा किस तरह से होता है, और इसके अलावा फिर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ नोडल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट। उसके अलावा फिर हम देखेंगे पाथवे ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन in free living bacteria as well as in leguminous plant containing bacteria। इसको समझने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझने के लिए आवश्यक है कि हमको बेसिक चीज मालूम हो, और वो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को जानना बहुत ही आवश्यक है, और यह है इट इज सीरीज ऑफ biochemical changes inside and outside of plants result in the synthesis of complex organic components and its destruction into simple components। इसमें हम देखते हैं इट हैज टू कंपोनेंट्स। जैसे कि आपको पता है मेटाबॉलिज्म के दो भाग होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ different processes which include nitrogen fixation, amino acid synthesis and protein synthesis, and catabolism it includes the formation of proteolysis, amino acid breakdown, nitrification and denitrification। और जैसे कि हम देखते हैं कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझने के लिए हमको एक जो ओवरव्यू के रूप में हम उसको एक साइकिल के द्वारा, नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कि नेचर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, मगर यह जो नाइट्रोजन है वह N ट्रिपल बॉन्ड N ट्राइएजाइड फॉर्म में यह पाई जाती है, और यह एक बहुत ही ऐसा बॉन्ड है जिस जल्दी टूटता नहीं है, और इसीलिए यह एक इनर्ट गैस के रूप में पाया जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि अधिकांश पौधे या जीव जंतु इसको डायरेक्टली जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसीलिए 78% नाइट्रोजन भले ही हमारे वातावरण में है, फिर भी इसकी कमी हमको पौधों में दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि जीव जंतुओं और पौधों के लिए नाइट्रोजन सबसे अधिक आवश्यक एक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि कई प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में मदद करता है। बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है, डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है, हार्मोन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, इन सब में हम देखते हैं क्लोरोफिल के कंटेंट जो पाए जाते हैं, इन सब में हम देखते हैं नाइट्रोजन की उपस्थिति अत्यधिक आवश्यक है। और वैसे ही हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग या एनिमल्स के अंदर भी और जो है नाइट्रोजन जो है ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड के रूप में पाया जाता है, मगर चूंकि एनिमल जो है वह नाइट्रोजन का एनाबॉलिज्म नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं और नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। तो ये किस तरह से एनाबॉलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि कैसे वातावरण की नाइट्रोजन जो है वह हमको पौधों को और जीव जंतुओं को प्राप्त होती है। तो इसको देखने के लिए जैसे कि आपने पहले जो स्टेप बताया है कि इसमें होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वातावरण में पाए जाने वाली जो नाइट्रोजन गैस होती है वह बारिश के दिनों में लाइटनिंग के द्वारा यह N2O2 इज इक्वल टू NO प्लस NO2, और NO के जो ऑक्सीजन के द्वारा यह NO3 में और वाटर की उपस्थिति में जो है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट होकर यह सॉइल में प्राप्त हो जाता है या उसको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ लाइटिंग और रेन वाटर ये दोनों मिलकर फिजिकल मेथड के द्वारा हम देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट का निर्माण करने में और अमोनिया बनाने में मदद करता है, मगर इसकी मात्रा बहुत ही कम देखी जाती है। वातावरण में हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर जीव जंतु जो होते हैं, खासकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वह अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और यहाँ पर दो कैटेगरी में पाया जाता है, एक फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा हाइड्रोजन लेकर और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और एक दूसरे जो होते हैं जो कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वातावरण से लेकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा नाइट्रोजनस एंजाइम की सहायता से यह अमोनिया का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस अमोनिया को पौधे अपनी ग्रोथ के लिए अवशोषित करते हैं, और
जो जंतु होते हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए पौधों को यूज करते हैं और वह प्लांट के प्रोटीन को एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब जीव जंतु यानी पौधों और जंतुओं की जब मृत्यु हो जाती है तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस डेड ऑर्गेनिक मैटर में कई तरह के प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसका डिकम्पोजिशन नेचर में पाए जाने वाले जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो है बेसिलस के जो बैक्टीरिया होते हैं वह जो है मुख्य रूप से भाग लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अमोनिफिकेशन के द्वारा अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें हम देखते हैं कि जो अमोनिया है वह फिर नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा उसका नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्राइट में बदलता है और नाइट्राइट से फिर नाइट्रोबैक्टीरिया के द्वारा वह नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर यह नाइट्रेट जो है यह सॉइल में उपलब्ध हो जाती है और उसका उपयोग पेड़ पौधे अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, सॉइल के द्वारा यह उसको अवशोषित करते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं फैक्ट्री में हार्बर मेथड के द्वारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है और कुछ जो है इसकी जो गैसेस निकलती हैं वो रेन के द्वारा फिर से वाटर के द्वारा सॉइल में प्राप्त हो जाती है। और वैसे ही हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के फॉसिल फ्यूल होते हैं उसमें भी कुछ नाइट्रोजन के कंटेंट पाए जाते हैं, जिसका उपयोग जो है सॉइल में कर लिया जाता है, एसिमुलेशन के रूप में कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन ये दो ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कि जो कंपाउंड पाए जा रहे थे नाइट्रोजन के कंपाउंड वह डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा फिर से टूटकर नाइट्रोजन को वापस वातावरण में भेज देते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो साइकिल चलती है और इस साइकिल के आधार पर जो है नाइट्रोजन का बैलेंस होता है। मगर यह देखा गया है कि जितनी नाइट्रोजन यहाँ पर एसिमुलेट होती है उससे अधिक जो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा बाहर वातावरण में चली जाती है। इसीलिए हमेशा नाइट्रोजन की कमी होती है और इस कमी को पूरा करने के लिए हमको जो है फर्टिलाइजर का उपयोग भी करना पड़ता है और इसीलिए देखा गया है कि कई तरह के कैटेगरी होते हैं जिसके द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी नेचर में हमको दिखाई देने वाले नाइट्रोजन के फिक्सेशन के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि करीब 7 to 10 मिलियन जो टन ऑफ नाइट्रोजन होता है पर एनम वह नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है बनाया जाता है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि 20 to 30 मिलियन टन जो नाइट्रोजन होता है उसका फिक्सेशन फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वह करते हैं और इस तरह से ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को डायरेक्ट जो है अमोनिया में बदल देते हैं। जबकि अगर हम फिजिकल मेथड के द्वारा अगर करना चाहते हैं तो उस समय देखा गया है कि यहाँ पर जो है जब हम हार्बर मेथड के द्वारा अमोनिया बनाते हैं तो करीब उसमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आवश्यकता होती है, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वह इसको सामान्य तापक्रम पर ही नाइट्रोजनस एंजाइम की उपस्थिति में कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम बताना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज द फिक्सेशन ऑफ इनर्ट नाइट्रोजन डाइएजाइड नाइट्रोजन टू नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक अमोनिया NO2 और NO3। और देयर आर टू मेथड्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला होता है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है यहाँ पर फिजिकल मेथड के द्वारा N2O2 जो है वह 2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की सहायता से NO2 में कन्वर्ट होता है। फिर ये NO2 है वह और NO2 जो है ये दोनों वाटर के प्रेजेंस में या HNO3 बना देता है। और अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पर देखें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जो है 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 to 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। तो यह जो है अधिक एक्सपेंसिव और रेयर मेथड है। नेचर में हम देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड से अधिक होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इट इज मोर कॉमन इन नेचर। 17 मिलियन टन ऑफ नाइट्रोजन एसिमुलेट एनुअली बाय बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इक्वेशन होता है वो नाइट्रोजन प्लस 3N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। अब इसमें जो पुराना इक्वेशन था N2 प्लस 6H
6 इलेक्ट्रॉन प्लस 12 ATP प्लस 12 H2O, यहाँ पर नाइट्रोजनेज एंजाइम भाग लेता है, 2 NH4 बनता है और 12 ADP 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 12 प्रोटॉन जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक हाइड्रोजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए करीब हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 ATP की जरूरत होती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के या 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 12 ATP की आवश्यकता जो है इस प्रोसेस के दौरान हो सकती है। अब ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वह होता है बच्चों जहां पर कि पौधे जो है या जो जीव जंतु है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो फ्री लिविंग कंडीशन में ही, चाहे वह सॉइल में हो या वाटर में रहे, वो वहां पर ग्रो करते हैं और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस एंजाइम की उपस्थिति में फिक्स करते हैं और यहाँ पर उसको किसी होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसको हम नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वह है जहाँ पर कि पौधे जो है वो होस्ट की तरह कार्य करते हैं और यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर में जो है सिम्बायोट के फॉर्म में ग्रो करते हैं, उसको वह अमोनिया बनाकर देते हैं और पौधे उसके बदले में उसको कार्बोहाइड्रेट और विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो उसके ग्रोथ के लिए आवश्यक है वो उसको प्रदान करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। इन सॉइल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया गिव एज सेप्रोफाइट, यहाँ पर ये सेप्रोफाइट के रूप में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, उसमें से एक कैटेगरी होता है फोटोसिंथेटिक या ग्रीन बैक्टीरिया या फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर, जहाँ पर एग्जांपल होता है नॉस्टॉक एनाबिना। दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2S और यहाँ पर इसका एग्जांपल है रोडोस्पाइरिलम। और दूसरा जो कैटेगरी होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यहाँ नॉन लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं जैसे एंथोसिरॉस, एजोला, साइकस, यहाँ पर ये सब जो है इसमें साइनोबैक्टीरिया जो है वो सिम्बायोट के फॉर्म में ग्रो करता है विद इन द होस्ट एंड हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेकंड कैटेगरी होती है जहाँ पर कि लेग्यूमिनस सिम्बायोटिक फिक्सेशन होता है और यहाँ पर लेग्यूमिनेसी फैमिली या फैबेसी फैमिली के पौधे जो होते हैं उसके अंदर यह नोड्यूल बनाकर नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है। तो लेग्यूमिनस प्लांट इंक्रीज the fertility of soil because some bacteria like rhizobium infect the root, form nodule, lives symbiotically and fix atmospheric nitrogen with the help of nitrogenase enzyme। और इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि हम देखते हैं राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट इसका ऑर्गेनिज्म है, राइजोबियम मेलोडी, इसका होस्ट होता है अल्फा अल्फा, राइजोबियम फेसियोलाई जिसमें कि बीन में पाया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमिनाई जो कि पी प्लांट में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये तो हमने प्लांट्स के या माइक्रोब्स के नाम बताए और उसका रोल बताया, ये उनके कुछ डायग्राम है जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एफेनोथिका, क्रोकोरम, ये क्रोकोकेशम जो है यह भी यूनिसेल्युलर टू बाइसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये फ्री लिविंग जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। माइक्रोसिस्टिस, ब्रियोकेप्सा ये जो है ये भी फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या साइनोबैक्टीरिया है। ऑसिलेटोरिया जो है यहाँ ट्राइको पाया जा रहा है, मल्टीसेल्युलर है, इसके चारों ओर हमको म्यूसिलेजिनस शीट दिख रही है, हर ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ हमको म्यूसिलेजिनस शीट दिखाई दे रही है। एनाबिना यहाँ पर हेट्रोसिस भी होता है और म्यूसिलेजिनस शीट भी पाई जाती है। नॉस्टॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो साइनोबैक्टीरिया है जहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है हेट्रोसिस्ट है, ये छोटे छोटे जो है इसके सेल्स पाए जा रहे हैं, सब प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ये हेट्रोसिस्ट जो है यही वो स्थान है जहाँ पर कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और यहाँ पर कई तरह की चीजें पाई जाती है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। और तो ये सारे जो है फ्री लिविंग बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया हैं। अब उसके अलावा हम देखते हैं कि जो सिम्बायोटिक फॉर्म में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइजोबियम और एक और होता है ब्रेडीराइजोबियम। तो राइजोबियम जो होता है यह मुख्यतः जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है उसके अंदर यह सिम्बायोट के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। और कुछ जो होते हैं नॉन लेग्यूमिनस भी होते हैं जैसे कि फ्रेंकिया जो है यह नोड्यूल बनाता है और यह एक प्रकार का एक्टिनोमाइसिट है। यहाँ तक हम ये देखते थे बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर था, बेसिलस बैक्टीरिया था, ग्राम नेगेटिव, मगर यह एक्टिनोमाइसिट होता है और ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी रखता है। वैसे ही माइकोबैक्टीरियम जो है यह भी रूबिएसियरम जो होता है ये रूबिएसी फैमिली में नोड्यूल बनाता है लेकिन नाइट्रोजन को फिक्स कई बार नहीं करता है। क्लेप्सिएला जो है
यह देखा गया है कि रूबियसियरम यह ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि यह नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी पाई जाती है और यह सॉइल में यह बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जैसा कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया था, और इसमें जो नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास है, ये सब बेसिलस फॉर्म में पाए जाते हैं और यह भी नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके बाद में कि किस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए हम जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहले हम देखेंगे कि जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वह किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के फिक्सेशन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, और जैसे कि श्नीडर नामक साइंटिस्ट ने इस पर जो कार्य किया था उसमें नाइट्रोजन N15 के फॉर्म में उन्होंने यूज किया और विभिन्न प्रकार के जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं उसके बारे में उन्होंने जानकारी जो है वह प्राप्त की। और यहाँ पर फिर हमने देखा कि कुरुरेहा नामक साइंटिस्ट जो थे उनके ग्रुप ने 1916 में वर्क किया और उन्होंने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट होती है कि क्या क्या चीजें हैं जिसके द्वारा कि नेचर के नाइट्रोजन को हाइड्रोजन की सहायता से अमोनिया में बदला जा सकता है, और जिसमें ये सारी चीजें जिस ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी वही नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएगा, बाकी जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें पहला जो रिक्वायरमेंट है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज एंड हाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो जिसमें यह एंजाइम होगा वही यह कार्य करेगा। फिर अ मैकेनिज्म रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नाइट्रोजिनेज अगेंस्ट प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज अगेंस्ट ऑक्सीजन। यह देखा गया है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम के कई दुश्मन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी होता है, उसमें से एक होता है ऑक्सीजन। अगर अधिक ऑक्सीजन होता है तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कार्य करना बंद कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी सही सप्लाई होना बहुत जरूरी होती है कि कम से कम ऑक्सीजन अगर मिले तभी यह कार्य कर पाता है, जिसको भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। अब उसके बाद फिर होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर, कि इलेक्ट्रॉन जो है वह जब तक सप्लाई नहीं होगा तब तक यहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होता है वो फेरिडॉक्सिन के फॉर्म में आयन कैरियर के रूप में वह कार्य करता है। उसके बाद हाइड्रोजन रिलीजिंग सिस्टम या हाइड्रोजन डोनर, जो हाइड्रोजन को डोनेट कर सके, ऐसे सिस्टम की आवश्यक्ता होती है, जो भी हम आपको पैथो में बताएंगे। फिर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी, यहाँ पर एटीपी उसको लगातार मिलते रहना चाहिए, जैसे कि अभी हमने इलेक्ट्रिक इक्वेशन में भी आपको बताया था कि 12 एटीपी या 15 एटीपी की आवश्यकता होती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी विच वाज मेड बाय कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल फॉस्फेट टू एसीटेट, या हम देखते हैं एसिटाइल जो फॉस्फेट होता है कैसे एसीटेट में बदलता है और वह कैसे एटीपी जो है फास्फोरस को सप्लाई करता है। यहाँ थायमिन पायरोफॉस्फेट की भी आवश्यकता होती है, कोएंजाइम, कोफैक्टर और मैग्नीशियम जो है इसकी भी आवश्यकता होती है। कोबाल्ट और मॉलिब्डेनम की आवश्यकता भी होती है, और यहाँ कार्बन कंपाउंड जो होता है जो कि उसको ट्रैप करे। इसीलिए देखा गया है कि कई यह एक फार्मर्स के लिए भी जानना जरूरी है कि ऐसे सॉइल होनी चाहिए जहाँ पर कि मॉलिब्डेनम हो। जब मॉलिब्डेनम रहेगा तभी वह एंजाइम जो है काम करेगा और नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। तो ये तो है रिक्वायरमेंट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें किस प्रकार से जो है बैक्टीरिया या राइजोबियम कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जैसे कि हमने देखा कि पहले हमको आवश्यकता होती है कि उसमें बैक्टीरिया जो है सॉइल में उपस्थित रहे, फिर वहाँ पर वो पौधा रहे, उस पौधे के अंदर बैक्टीरिया प्रवेश करे, वह नोड्यूल बनाए, और नोड्यूल बनाने के बाद वहाँ नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो कार्य करके एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को प्रदान करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जैसे कि मैंने बताया कि प्रारंभ में पौधा इस तरह से रहेगा। ये आप देख रहे हैं होस्ट प्लांट, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट है, यहाँ पर कोई भी नोड्यूल अभी नहीं बना हुआ है। और जब नोड्यूल बन जाएगा तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ये प्राइमरी सेकेंडरी रूट है, इसमें रेड जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहा है ये नोड्यूल है। जब ये इमेच्योर रहेगा तो ये ऐसा दिखाई देगा। जब मेच्योर हो जाएगा यानी जब इसमें लेग हीमोग्लोबिन बन जाएगा
तो ये इस तरह से होगा। जब लेग हीमोग्लोबिन बन जाएगा तभी वो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएगा, अदरवाइज अगर सफेद या ग्रे कलर का नोड्यूल है तो वो फिक्स नहीं करेगा। तो ये भी फार्मर्स को और सभी को जानना जरूरी है कि किस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं एक पौधे को उखाड़ के कि हमारे उसमें फर्टिलिटी जो है वह है या नहीं। क्योंकि यह देखा गया है कि कई बार सॉइल में अगर नाइट्रोजन कम होता है तो फार्मर्स क्या करते हैं, अल्टरनेट क्रॉपिंग करते हैं। एक साल वह चना का पौधा लगाते हैं, दूसरे साल चावल लगाते हैं, यानी लेग्यूमिनस प्लांट जो है नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल को दे देता है। और उसके बाद फिर जब वह राइस लगाया जाएगा तो उसको ऑलरेडी बायो फर्टिलाइजर जो है वह प्राप्त हो जाता है। तो हम पहले तो देखेंगे कि राइजोबियम क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया राइजोबियम एक जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, एरोबिक बैक्टीरिया होता है, बेसिलस होता है। और यहाँ पर यह देखा गया है कि 0.2 to 8 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है और 10 to 30 मिली माइक्रोन जो है इसकी लेंथ होती है। और यहाँ पर यह देखा गया है कि यह जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इसमें नाइट्रोजनस एंजाइम जो है वह बनाने की क्षमता होती है। तो ये नॉर्मल कोर्स में ये जो राइजोबियम है यह सॉइल में जो है वह सेप्रोफाइट के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर जो अभी नया लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जब नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए जो है दो चीज़ें जरूरी होती है, एक होता है नीफ जीन और दूसरा होता है नोड फैक्टर। नोड फैक्टर जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा। और यह सॉइल में विभिन्न प्रकार के होस्ट होते हैं, वह जब अपने आसपास बैक्टीरिया को देख लेते हैं तब वह कई प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर जो है फ्लेवोनॉइड्स का निर्माण करते हैं। और फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं वह कई प्रकार के पॉलीसेक्राइड्स यहाँ सिक्रीट करते हैं, कुछ इंडोल एसिटिक एसिड यहाँ सिक्रीट होता है। और उसके सिक्रीट होने के बाद फिर यह जो है राइजोबियम या बैक्टीरिया इसके पास अटैच होता है। तो यहाँ पर देखा गया है कि एक पी प्लांट को अगर हम एग्जांपल माने तो पी प्लांट कैसे नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन द सॉइल एज सेप्रोफाइट नियर द राइजोस्फीयर ऑफ पी प्लांट इन फैक्ट पी प्लांट, यानी उसके पास में राइजोस्फीयर रूट के आसपास में यह सेप्रोफाइट रूप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। होस्ट सीक्रेट होमोसेराइन, यहाँ पर वो जो है होमोसेरिन एज ग्रोथ फैक्टर, जैसे हमने बताया कि नोड फैक्टर जो होता है उसमें होस्ट जो है जब बैक्टीरिया को पहचान लेता है तब वो कुछ अपना कार्य करना चालू कर देता है। तो वह क्या करता है, होमोसेरिन को वह उत्पन्न करता है। कई अन्य पौधों में इंडोल एसिटिक एसिड को ग्रोथ हार्मोन के रूप में वो सेक्रेट कर सकते हैं और यह बैक्टीरिया के लिए सेक्रेट करते हैं। और बैक्टीरिया एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पर जो है बीन के केस में देखते हैं लैक्टिन नामक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है ओवर देयर सरफेस, उसके सरफेस के ऊपर, रूट के सरफेस में। लैक्टिन हेल्प टू रिकॉग्नाइज एंड अटैच बैक्टीरिया विथ होस्ट सरफेस। लैक्टिन क्या करता है, उस बैक्टीरिया को होस्ट के सरफेस में अटैच होने में मदद करता है। अब राइजोबियल सेल्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज रिसेप्टर, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट उसमें रिसेप्टर के रूप में पाया जाता है। और लैक्टिन जो कि प्रेजेंट होता है होस्ट के सरफेस में वह उस रूट हेयर के रिएक्टर के साथ कार्य करता है और रिसेप्टर के साथ जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का जो रिसेप्टर होता है उस रूट हेयर के साथ मिल जाता है। और इस प्रकार से जैसे ही वो उसमें मिल जाता है अब वहाँ पर जो नोड फैक्टर है वह कार्य करता है। और हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होता है तो वहाँ क्या होता है कि जो होस्ट का जो सेल होता है, रूट हेयर जो होता है, वह एक क्रूक लाइक स्ट्रक्चर या हम देखते हैं कि कर्व्ड स्ट्रक्चर में यह कन्वर्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो करेगा उसके अलावा फिर वहाँ पर कई प्रकार के एंजाइम बनते हैं, सेल्यूलिटिक एंजाइम, पेक्टोलिटिक एंजाइम, जिसके डिग्रेडेशन होता है वॉल का, और ये बैक्टीरिया अंदर घुसने लग जाते हैं। और साथ ही साथ जो होस्ट होता है वह क्या करता है, उस बैक्टीरिया को अंदर जाने के लिए एक अंदर से इन्वेजिनेशन होता है और वह सेल को, बैक्टीरियल सेल को मल्टीप्लाई जब होने लगता है उसको अंदर भेजने में मदद करता है। और इस क्रिया को हम कहते हैं, जो रूट हेयर जो बन जाता है उसको हम कहते हैं किंग फॉर्मेशन। अब इसी को हम इस डायग्राम के द्वारा बता सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ए सेल है, छोटा सा रूट है, अभी ये बैक्टीरियल राइजोबिया पाया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ सेरीन और विभिन्न प्रकार के पॉलीगैलेक्टोलिनेज वगैरह एंजाइम वगैरह बनने के कारण अब ये बैक्टीरिया इसके साथ अटैच हो गए। अटैच होने के साथ इसकी कर्लिंग भी हो गई रूट की। और रूट की कर्लिंग होने के बाद ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, यह जो सेल वॉल है
वो अंदर की तरफ जैसे जैसे सेल डिवाइड होता है वैसे वैसे ये अंदर बढ़ते जाता है और इसको हम कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है जो कि इस होस्ट को इन्फेक्ट करेगा वो कहलाता है इन्फेक्शन थ्रेड। तो यह जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इन्फेक्शन थ्रेड बन गया। इन्फेक्शन थ्रेड अभी बढ़ते जा रहा है, पहले ये एपिडर्मल सेल में था, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मल सेल में था, अभी कॉर्टेक्स में आ गया, अभी कॉर्टेक्स में आएगा और आने के बाद वह ब्रांचिंग करते जाएगा और ये उस सेल में पहुंच जाता है जहाँ की सेल जो है टेट्राप्लॉइड होती है, यानी डिप्लॉइड नॉर्मली सेल होते हैं मगर जहाँ क्रोमोसोम के 4 सेट होते हैं वहां पर ये पहुंचने लग जाता है और जैसे ही टेट्राप्लॉइड सेल वहां पर पहुंचता है कई तरह के फाइटोहार्मोन सिक्रेट होते हैं और ये जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं उसको ये इंड्यूस कर देता है डिवाइड होने के लिए। तो कॉर्टेक्स की सेल जो है वो भी डिवाइड होने लग जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो स्पेस बन जाता है उस स्पेस में ये बैक्टीरिया जो है वो रिलीज हो जाते हैं और ये जो है एक होस्ट के सेल के द्वारा गिरकर इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोइड। तो ये बैक्टीरियोइड बन गया। यहाँ पर दिख रहा है ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब बैक्टीरियोइड है। ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोइड का, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं होस्ट का वॉल है और होस्ट के वॉल के अलावा हम देख रहे हैं कि ये एक मेम्ब्रेन दिख रही है। ये मेम्ब्रेन भी होस्ट सेल के द्वारा बनी है और इसके अंदर में ये छोटे छोटे हमको बैक्टीरियल सेल जो है वह दिखाई दे रहा है और यहाँ इस बैक्टीरियल सेल के अंदर यानी ये इस तरह से एक बैक्टीरियोइड है, यहाँ पर ये बैक्टीरियल सेल हो गया और इसमें रेड कलर का जैसे कि हमारे अंदर में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है वैसे यहाँ पर हीमोग्लोबिन जैसे प्रोटीन बनता है जिसको हम लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये लेग हीमोग्लोबिन है, ये होस्ट के द्वारा बनाए गए मेम्ब्रेन है, यहाँ बैक्टीरियोइड सेल से पाए जा रहे हैं और ये लेग हीमोग्लोबिन जो है जो इसको ऑक्सीजन के जो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई से उसको बचाता है और इस प्रकार से ये जो है मदद करता है नाइट्रोजनस एंजाइम की एक्टिविटी को संपादित करने में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब इसके अंदर जो सेल है उसी में ही क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजनस एंजाइम जो है पाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस क्रिया में जो है 2 तरह के ग्रुप ऑफ एंजाइम भाग लेते हैं, एक होता है नीफ जीन और दूसरा होता है जीन्स रिलेटेड टू नोड फॉर्मेशन जिसको हम नोडुलिन फैक्टर्स या नोड फैक्टर्स कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे जीन्स के बारे में जो है पाया जाता है जिसको हम बाद में आपको जब अलग से एक चैप्टर में पढ़ाएंगे नीफ जीन्स एंड नोड फैक्टर वहाँ डिटेल में बताएंगे। अब इसके अंदर में जैसे कि मैंने लिखा था पहला रिक्वायरमेंट कि नाइट्रोजनस एंजाइम होना चाहिए। तो ये नाइट्रोजनस एंजाइम जो है वह चाहे फ्री लिविंग बैक्टीरिया हो चाहे राइजोबियम हो उसके अंदर ये पाया जाता है। ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक कंपोनेंट जो होता है जहाँ पर कि 4 जो है इसमें सब कंपोनेंट पाए जा रहे हैं और यहाँ आयरन और मॉलिब्डेनम जो है वह पाया जाता है और यह मॉलिब्डेनम आयरन और आयरन जो है यह आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और दूसरा होता है आयरन प्रोटीन, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 2,20,000 डाल्टन होता है और इसका करीब 60,000 डाल्टन जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। जब तक ये एंजाइम नहीं होगा तब तक जो है नाइट्रोजन के फिक्सेशन का कार्य जो है वह संपादित नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम होता है उसमें क्या रिएक्शन पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया N2 + 6 इलेक्ट्रॉन + 12 ATP + 12 H2O 2 NH4 + 12 ADP + 12 PI + 4H। नया इक्वेशन के आधार पर यह कहा गया है कि 2 नाइट्रोजन प्लस जो है यहाँ पर 8 प्रोटॉन + 8 इलेक्ट्रॉन और ये NH3 बनाता है और 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजनेस के रूप में इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह कार्य करने में मदद करते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जाके देख लिया है कि किस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए फिजिकल बायोलॉजिकल मेथड क्या होती है, उसके अतिरिक्त सिम्बायोटिक मेथड के अंतर्गत किस तरह से नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से नाइट्रोजनस एंजाइम के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। अब हमको जो है देखना है कि चाहे वो विभिन्न प्रकार के राइजोबियम बैक्टीरिया वाले ऑर्गेनिज्म हो चाहे ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, इन दोनों में किस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन पाया जाता है, क्या उसकी बायोकेमिस्ट्री होती है। तो जैसे कि हम पहले देखेंगे एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो है यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि एनाबिना है या
क्रोकॉकस है, माइक्रोसिस्टिस है या ग्लियोकेप्सा है, ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसके चारों ओर, यहाँ तो लेग हीमोग्लोबिन है और यहाँ पर देखा गया कि पॉलीसेकेराइड की जो हम देखते हैं कि लेयर पाई जाती है, म्यूकस की लेयर पाई जाती है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकने में मदद करती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पांचों फैक्टर्स को देखते हुए यहाँ पर क्या क्या प्रक्रियाएं जो है वह होती हैं, तो जिसको हम देखेंगे पाथ ऑफ एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसके दो तरह से हम जो है देखते हैं। पहला एसिम्बायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या साइनोबैक्टीरिया वगैरह है वो कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और दूसरा जो होता है यहाँ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है उसमें किस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो इसके लिए जैसे कि ये सारे फैक्टर हमने बताए थे कि यहाँ पर एसिटाइल फॉस्फेट चाहिए, यहाँ एटीपी चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, फेरिडॉक्सिन चाहिए और कैसेट हाइमिन पायरोफॉस्फेट कोबाल्ट मोलिब्डेनम चाहिए। तो ये सब मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को चलाने में मदद करते हैं। और जब नाइट्रोजनेज एंजाइम कार्य करता है तब जो है तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है वह 3 हाइड्रोजन के H2 के साथ मिलकर अमोनिया बनाने में मदद करता है। अब इसका जो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस चलती है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जगह बना के बताना चाहूंगी डिटेल में। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज जो है कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यह फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वह ईएमपी पाथवे के द्वारा यह बनाता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ये पायरुविक एसिड जो है जिसका फॉर्मूला है CH3COCOOH। यह पायरुविक एसिड जो है चाहे तो एनारोबिक पाथवे के द्वारा हुआ इथाइल अल्कोहल वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये पायरुविक एसिड जो है वह क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। तो क्रेब्स साइकिल में जब इसको एंटर करना होता है तब यह एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो पायरुविक एसिड है यह नॉर्मल कोर्स में NADH2 कोएंजाइम SH कोएंजाइम A और इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर थायमिन पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम कोफैक्टर, ये सब पाया जाता है और उसके प्रेजेंस में यह बनाता है यहाँ पर CH3COS कोएंजाइम A, जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, अगर यह एसिटाइल कोएंजाइम A CH3COS कोएंजाइम A जो है अगर एटीपी के साथ और वाटर के साथ मिल जाए तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर बन सकता है एसिटाइल फॉस्फेट। एसिटाइल फॉस्फेट बनेगा और एडीपी का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह क्रिया चलती है एडिशनली। नॉर्मली तो एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है, मगर यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम में एटीपी या यहाँ पर अगर उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी अगर H3PO4 भी मिल जाए तब भी यह क्रिया जो है एसिटाइल फॉस्फेट के रूप में हो सकती है और वो फॉस्फेट की रेगुलर सप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये देखिए यही यहाँ लिखा हुआ भी है कि पायरिक एसिड प्लस कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन जो होगा वो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। अब एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर एसिटाइल फॉस्फेट बनाएगा और कोएंजाइम A जो है वह सेपरेट हो जाएगा। तो ये इसकी एक रिक्वायरमेंट हो गई। अब हम यहाँ देखेंगे ये है पायरुविक एसिड, जैसे मैंने यहाँ लिखा पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम A में चेंज हो गया। एसिटाइल कोएंजाइम A में जब चेंज हुआ तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल गई। अब एसिटाइल कोएंजाइम A बनने के बाद फिर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर H3PO4, जैसे यहाँ पर मैंने बताया H3PO4 के प्रेजेंस में ये बनाएगा एसिटाइल फॉस्फेट। और
यहाँ एसिटाइल फॉस्फेट जो है वह एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा और उस बीच में एडीपी जो है इस फॉस्फेट के साथ क्रिया करके एटीपी बनाएगा। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने कैसे किया जाता है उसके लिए संबंधित है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदला, एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब बदलता है तो यहाँ पर जो NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन है वह निकल गया, हाइड्रोजन जो है वह भी इसका बाहर निकल गया प्रोटॉन के फॉर्म में, ये इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे हमने लिखा था कि फेरिडॉक्सिन की आवश्यकता होती है। फेरिडॉक्सिन जो है वह आयरन का कंपाउंड होता है जिसमें कि आप लोगों को पता है ये 3+ फॉर्म में पाया जाता है, नॉर्मली ऑक्सीडाइज फॉर्म में। जैसे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया में आप लोगों को पता है कि कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, तो नॉर्मली वह हमेशा उसकी क्या इच्छा रहती है कि वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहे। तो Fe3+ फॉर्म में जो रहता है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वह रिड्यूस हो जाता है, Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन का जो है ये होता है, अब ये क्या करता है, जैसे इसका ये पहला कंपोनेंट पाया जा रहा है आयरन प्रोटीन कंपोनेंट, उसके आयरन को यह अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है तब ये आयरन प्रोटीन जो होता है इसका जो एक फॉर्म है वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये नाइट्रोजनेज एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रोटीन होती है जिसको हम NHI नॉन हीम प्रोटीन कहते हैं। ये नॉन हीम प्रोटीन जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म से क्या हो जाती है, रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वह किसको दे देता है, यह दे देता है मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन को। अब यहाँ पर इसका जो आयरन होता है वह क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है और इस तरह से अब जब यह यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन जब निकल गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तब यहाँ पर ये जो 2 प्रोटॉन है ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए और यहाँ पर ये जो N है इसका एक N यहाँ पर एक तरफ से मॉलिब्डेनम से जुड़ा है, दूसरा ये वाला N3 है, यहाँ पर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ मिलके NH बनाएगा, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो साइकिल है यहाँ हम देख रहे हैं ये N है, यहाँ पर ये मॉलिब्डेनम और नाइट्रोजन वाला जो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम वाला पार्ट है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आकर इसे मिला तो ये NH में कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद फिर से इसको हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जब मिला तो ये फिर यहाँ क्या बना दिया, NH2 बना दिया। फिर से हाइड्रोजन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिला तो ये बना देगा NH3। अब बाद में जब ये दूसरा वाला जो हिस्सा इसका फ्री है वो भी सेम ऐसे ही प्रक्रिया करेगा और फिर से 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में 3 अमोनिया बना देगा और इस तरह से यहाँ पर NH3 एक इधर से बन जाएगा और इस नाइट्रोजन से दूसरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक छोटे से डायग्राम के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि कैसे ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है ब्लू कलर का, ये जो हमने बनाया रेड कलर से, ये बताने की कोशिश की कि कैसे यहाँ पर नाइट्रोजन जाके फिक्स होता है। नाइट्रोजन जब फिक्स होगा तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो ये NH बन गया, इधर भी NH बन गया, फिर दूसरा हाइड्रोजन और आ गया तो NH2 बन गया, फिर एक और हाइड्रोजन आ गया तो NH3 बन गया। तो ये नाइट्रोजन के फंक्शन का कार्य है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस एंजाइम की उपस्थिति में और लेग हीमोग्लोबिन के कारण यहाँ पर जो है जो एसिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह इस तरह से कार्य को संपादित करते हैं। अब जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये इन पौधों में यानी जहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया जो नोड्यूल बना रहे हैं वो इस तरह से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कार्य करने का मैक्सिमम पैटर्न सेम होता है, बस जो फॉस्फेट का जो इसमें सोर्स होता है उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है और वो फर्क इस तरह से पड़ता है कि यहाँ पर हमने क्या देखा था कि पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और वो फॉस्फेट प्रोवाइड करता है, मगर यहाँ पर जो है वह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में बदल रहा है और वह इस पाथवे को चलाने में मदद करता है। तो ये किस तरह से होता है ये किताबों में ठीक से नहीं दिया है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कि जो ग्लूकोज होता है वहां पर ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का।
अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बात करेंगे हम तो यहाँ पर ये हो गया CH2O PO3H2। अब ये हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इसका ऑक्सीजन जो है इधर आ गया और यहाँ पर जो है हम देखेंगे H, एक H जो यहाँ पर था, एक H यहाँ आ गया, तो ये हो गया इसका डी फॉर्म ग्लूकोज का। अब यहाँ पर हम देखते हैं NAD जो है वह NADH2 बनाता है। तो यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन निकल के NADH2 बना देते हैं और साथ ही साथ वाटर भी इसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर अब बन गया ये, यहाँ ये CO, ये दो हाइड्रोजन निकल के NADH2 बना दिए और यहाँ का एक वाटर का एक H यहाँ आ गया तो COOH हो गया, ये CHOH COH CHOH। अब ये ऑक्सीजन वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, 1 2 3 4, ये CHOH, ये हाइड्रोजन इसका वाटर का एक इधर आ गया और उसके बाद CH2O PO3H2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वाटर और NAD के प्रेजेंस में ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 6 फॉस्फो, इसका नाम है 6 फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड। तो ये जो 6 फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड बना है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह चाहे तो NAD के द्वारा भी हो सकता है या NADP के द्वारा भी हो सकता है, यानी यहाँ हाइड्रोजन एक्सेप्टर का कार्य जो है वह NADPH2 भी कर सकता है। अब यहाँ पर जो है जब भी NADPH2 टूटेगा दो हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये यहाँ पर जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें यहाँ पर क्या हो गया, NADP का कन्वर्जन NADPH2 में हो गया और यहाँ पर प्रोटॉन निकल गया और यहाँ पर ये क्या बन गया, 6 फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड बन गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो NADP जो है यह फेरिडॉक्सिन को जैसे यहाँ पर उसने किया था ऑक्सीडाइज से रिड्यूस कर दिया और ये फेरिडॉक्सिन जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये फिर इसके आयरन प्रोटीन के आयरन को जो है इसको ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और नाइट्रोजनस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। नॉन हीम प्रोटीन जो है जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में पाई जा रही थी वो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर ये रिड्यूस फॉर्म जो है ये वापस ऑक्सीडाइज जब होगा तो इसका ये प्रोटॉन और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ते जाएंगे जैसे कि यहाँ पर हुआ है और जुड़ते हुए पहले NH बनाएंगे, फिर NH2 बनाएंगे और फिर NH3 बनाएंगे। तो ये जो है नाइट्रोजन के फिक्सेशन का जो पाथवे है जहाँ पर सिम्बायोटिकली इस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो देख लीजिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोनिक एसिड, NADP से NADPH2, यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकल गए, फेरिडॉक्सिन को इसने ऑक्सीडाइज से रिड्यूस कर दिया और फिर यहाँ पर आयरन प्रोटीन जो है नाइट्रोजनस एंजाइम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है नॉन हीम आयरन से यहाँ ऑक्सीडाइज से रिड्यूस में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पर आयरन मॉलिब्डेनम के साथ क्रिया किया और ये फिर नाइट्रोजनस एंजाइम जो है ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को धीरे धीरे अमोनिया में इसी साइकिल के द्वारा क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से ये अमोनिया बना। अब यही अमोनिया जब और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तब यही क्या कर देता है, अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी NH3 और यहाँ पर 2H जो है 2NH3 या 2NH4 में क्या हो जाएगा, या NH3 प्लस H2 ये क्या बना देगा 2NH4। ये जो NH4 जो बन रहा है, अमोनियम आयन जो बन रहा है, यह नॉर्मली पौधों में ऐसे ही नहीं पाया जाता है क्योंकि ये तो आपको पता है आपकी टॉक्सिक होता है। तो इसीलिए क्या है, यह अमोनियम या अमोनिया ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड को बना देता है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि यह एक सिस्टम बना देता है, जैसे कि आपको पता है कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जहाँ पर कि हम देखते हैं COOH CO CH2 CH2 COOH, इसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। यह जो है
NH2 के साथ जब क्रिया करता है या NH4 के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ जो है ट्रांसअमीनेज एंजाइम के प्रेजेंस में HNH2 बना देता है CH2 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 COOH और इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। अब ये जो ग्लूटामिक एसिड है यह किसी भी दूसरे ऑर्गेनिक एसिड के साथ क्रिया कर सकता है, जैसे कि मान लो हम यहाँ पर लेते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब ये चाहे तो ग्लूटामिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये दोनों जब कार्य करेंगे तो यह बना देगा COOH CHNH2 CH2 COOH, इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। अब अगर मान लो इसके पास पहले से ही ग्लूटामिक एसिड भी है, एस्पार्टिक एसिड भी है, तो क्या होता है अगर अधिक मात्रा में अमोनिया बन गई तब क्या होगा कि ये जो ग्लूटामिक एसिड है इसका ये जो आखिरी वाला कार्बन है यह भी जो है ये NH2 ग्रुप यहाँ आ जाता है और यहाँ पर ये जो है बना देता है ग्लूटामिन। और वैसे ही एस्पार्टिक एसिड अगर यहाँ पर पहले से ज़्यादा अगर बन गया है तो यह NH2 जुड़ जाएगा और ये बना देता है एस्पैराजीन। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि अगर अमोनिया बन गया है तो उसको पौधे जो है ग्लूटामिन के रूप में या एस्पैराजीन के रूप में, सामान्यतः ग्लूटामिन के रूप में या एब्जॉर्ब करके रखते हैं और ये क्या करते हैं अमोनिया बनाते हैं और वो पौधों को देते हैं। पौधे जो है ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिन बना लेते हैं और फिर क्योंकि ये जड़ों में पाया जा रहा है, जड़ों से यह तने और पत्तियों के जैसे जैसे उसकी आवश्यकता होती है फ्लोएम के द्वारा यह क्या हो जाता है प्रवेश कर जाता है। और हम देखेंगे कि यह जो ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिन बना है आवश्यकता अनुसार यह ग्लूटामिन किसी भी जो है ऑर्गेनिक एसिड को अमीनो एसिड बनाने में मदद कर सकता है और इस प्रकार से यह 24 अमीनो एसिड बना सकता है। और इन अमीनो एसिड से जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो है प्रोटीन सिंथेसिस होती है, पॉलीमराइजेशन हो सकता है और पॉलीमराइजेशन के द्वारा यह प्रोटीन बना सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह जो नाइट्रोजन का एसिमिलेशन हुआ है वो किस प्रकार से इसका जो रास्ता है वह अंततः कहा जाता है ग्लूटामिन में जाता है और ग्लूटामिन से वह आगे की जो प्रक्रिया है प्रोटीन के सिंथेसिस में उसमें यह भाग ले सकता है। और यह पूरी जो प्रक्रिया है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये वाला ये पार्ट मुख्यतः इन सारे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। तो जब तक कि अमोनिया नहीं बनेगा, नाइट्रेट नहीं बनेगा तब तक पौधों को, क्योंकि पौधे जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जब तक नहीं बनेगा तब तक जीव जंतुओं पौधों का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अभी देखा कि किस तरह से एनाबॉलिज्म होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। अब अगली बार हम अगली क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे कि किस तरह से कैटाबॉलिज्म होगा, यानी कैसे जो है अमोनिफिकेशन होगा, किस तरह से नाइट्रिफिकेशन होगा, किस तरह से डीनाइट्रिफिकेशन होगा और कैसे वापस वातावरण में वापस जो ये नाइट्रोजन फिक्स हुई है वह नाइट्रोजन के रूप में जा सकेगी। तो इस तरह से आज आपको एक बहुत ही मैंने इम्पॉर्टेंट पार्ट को अपनी तरफ से कोशिश की है कि पूरा आपको जिसका डिटेल बायोकेमिकल एस्पेक्ट है वो बताएं, क्योंकि बहुत से जो उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं वो आप लोग को बुक में मिल भी जाएंगे कि कितने पौधों में कितने प्रकार के राइजोबियम होते हैं, क्या क्या पौधे में कौन सा होस्ट होता है, वो सब आप लोग देख लेंगे और उसको लर्न कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वह होता है जैसे नोडल फॉर्मेशन मैकेनिज्म, बायोकेमिस्ट्री ऑफ फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल, डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट, और कभी कभी फुल क्वेश्चन के रूप में आ सकता है और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। तो आशा है मुझे कि आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।